आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरी शादी की रात थी। मैं बहुत खुश थी। मैं दुल्हन बनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं अपनी आंखों में बहुत सारे सपने सजाकर बैठी थी। चेहरे पर इतनी खुशी थी कि छुपाई नहीं छुप रही थी। मगर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी खुशियां अगले ही पल खाक में मिल जाएगी। रतन बहुत खुशी से मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत सारी मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने कमरे में आते ही एक आंख दबाते मेरी तरफ देख रहा था। उसके यूं देखने पर मैं शर्माकर अपनी आंखें नीचे कर ली थी। रतन मेरे पास बैठे मेरे हाथों को पकड़कर अपने होठों से लगा लिया और कहने लगा, बेला, बहुत इंतजार किया है इन पलों का। अब मैं एक भी पल खराब नहीं कर सकता। अब तो मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। उसने जल्दी से अपनी शेरवानी निकालकर दूर हवा में उछाल दिया और कमरे की लाइट बंद करने लगा। उसके ऐसा करने से मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। मैंने उसे कहा, रतन, इतनी भी क्या जल्दी है? इतनी जल्दी लाइट क्यों ऑफ कर रहे हो? तुम थोड़ी बहुत बात करो। मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा तैयार हुई हूँ। तुम मेरी तारीफ तो करो। तारीफ करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं इतने दिन तुमसे दूर रहकर बिताया है। अब और मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होता। अगर तुम चाहती हो कि लाइट ऑन करके ही तुम्हारे साथ मैं सुहागरात मनाऊं तो ठीक है। अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। उसकी बातों से मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। फिर वह मेरे बेहद पास आया। मुझे बाजुओं से जकड़कर अपने ऊपर गिराकर बेड पर झुका था। इस तरह करने पर मेरी हालत बहुत ज्यादा घबराहट में होने लगी थी। मैंने तो बहुत से सपने सजाए थे अपनी नई जिंदगी के बारे में, मगर रतन की हरकत पर एकदम से चौंक गई थी। अब तो मुझे रतन की इन हरकतों से डर भी लगने लगा था। मुझे तो सिर्फ यही लग रहा था कि रतन सिर्फ मेरे जिस्म के लिए उतावला हो रहा है। मैंने तो उसे गुस्से से पीछे धक्का देना चाहा। कहने लगी, रतन, आराम से, थोड़ा सब्र कीजिए। आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी ही हूँ। आप सब्र कीजिए। फिर भी रतन मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर रतन मेरे दुपट्टे के पिनों को खोलने लगा और दुपट्टे को दूर फर्श पर फेंक दिया। रतन के इस तरह हरकत पर उसके नए रूप के साथ मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे तो अब उससे बहुत डर महसूस हो रहा था। दिल तो इतनी जोरों से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मैं कहने लगी, रतन, मुझे चेंज तो करने दो। मगर रतन तो जैसे मेरे जिस्म को देखते ही दीवाना पागल हो गया था और पागलों की तरह मेरी गर्दन पर झुका, अपने हाथों की हरकतों को बढ़ाता। कहने लगा, चेंज करने की क्या जरूरत है? हम खुद ही एक दूसरे के वस्त्र हैं। हमारे बीच कपड़ों की कोई जरूरत नहीं। वो मेरे कमर पर लगी पेटीकोट के डोरियों को एक झटके से खींचकर मेरे साड़ी को मेरे तन से दूर कंधों पर उछाल दिया। मैं तो शर्म से एकदम पानी पानी हो गई थी और शर्म के मारे लाल होती खुद में सिमट रही थी। एक ही पल में मेरा दिल दहल गया था। रतन की मोहब्बत करने का तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं एकदम डर के मारे सुस्त पड़ने लगी थी। फिर रतन मेरे कान के पास आकर धीरे से कहने लगा, लाइट ऑफ करूं क्या? मैं तो शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर रतन खुद ही उठकर लाइट बंद कर दी। अब तो मेरे कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। अब वह मेरे जिस्म को पूरा का पूरा देख चुका था। फिर भी उसे सुकून नहीं मिला। रतन तो बहुत ही बेदर्दी के साथ मेरे जिस्म को नोचना शुरू कर दिया। मैं तो बिल्कुल रो पड़ी थी। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि उससे खुद को दूर करूं। मगर रतन की हैवानियत और जुनून बढ़ता ही जा रहा था। वह जुनून की हद पार कर चुका था। मेरी तो अब चीखें निकलने लगी थी। रतन ने अपने होठों से मेरे होठों को पकड़कर मेरे होठों को अपने मुंह में जकड़ लिया था और मेरे होठों को इतनी जोर से काटा कि मेरे होठों से अब खून बहने लग गया था। लेकिन रतन के जज्बात काबू में नहीं आ रहे थे। मुझे भी अब रतन पर बहुत तेज गुस्सा आया था। अपने नाखून रतन के सीने पर गाल चुकी थी। शायद यह करना बहुत जरूरी हो गया था। उसे मेरे दर्द महसूस ही नहीं हो पा रहे थे। वे तेजी से मेरे करीब होता हुआ धड़कनों को अपने हाथों से मसलते हुए मेरे जिस्म पर पूरी तरह हावी हो चुका था। अब मेरे पास तो कोई भी रास्ता नहीं बचा था। मैं डर से तड़प रही थी। जब रतन पूरी तरह से मेरे जिस्म को नोच रहा था, उसमें समा गया था। मेरी तो आंखों से बराबर आंसू बह रहे थे।
मगर रतन को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। उसे तो बस मेरे साथ सुहागरात मनानी थी। मैं दर्द से रो रही थी। वह मुझसे कहने लगा, तुम दुनिया में अकेली लड़की थोड़ी हो जिसके साथ यह सब हो रहा है। हर लड़की को यह सब सहना और झेलना पड़ता है, और जब पहली बार हो तो दर्द तो होगा ही ना, उसमें रोने वाली क्या बात है। तभी मैं कहने लगी, रतन, अगर आप मुझसे सच में मोहब्बत करते हो तो आप मुझे यूं नहीं नोच सकते। मैं तो आज तक आपको समझ ही नहीं पाई और मुझे अफसोस हो रहा है। मैंने एक ऐसे इंसान से मोहब्बत की जिसे मुझसे ज्यादा मेरा जिस्म प्यारा था। फिर क्यों तुमने मेरे साथ मोहब्बत के दावे किए थे? तुम्हें तो बस अपना हवस मिटाने के लिए कोई भी लड़की मिल जाती तो उसी से शादी कर लेते। मुझसे क्यों वह सारे वादे झूठे किए थे? रतन ने मेरे जबड़े को जोर से जकड़ा और फिर मेरे होठों पर झुका। काफी देर वह मेरी सांसों को अपने अंदर उतारने लगा। फिर झटके से मेरे मुंह को छोड़कर कहने लगा, बस ज्यादा बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। शादी हुई है, हमारी तो शादी एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए नहीं की जाती, एक दूसरे के साथ संबंध को आगे बढ़ाने के लिए ही तो की जाती है। वह जो अपने जुनून को मेरे ऊपर तार तार होता, अब रिलैक्स होता तकिए पर सीधा लेट चुका था। फिर उसके दूर होते ही मेरे पेट में बहुत दर्द उठने लगा था। मैं दर्द से तड़प उठी थी। जही रतन की नजर मुझ पर पड़ी थी। वह जल्दी से बेड से उठा और कहने लगा, देखो यह बेडशीट जल्दी से बदल दो। उसने मेरी तरफ देखा और यह सवाल किया। मैंने एक नजर रतन पर डाली। मुझे अब वह कहीं से भी पहले वाला रतन नहीं लग रहा था। जिस रतन से मैंने मोहब्बत की थी वह रतन बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वह तो बिल्कुल बदल चुका था। कोई अनजान आदमी जैसा मुझे लग रहा था। मैंने सोचा अब कुछ भी कहना बेकार है। मैं चुप से अपने पेट पर हाथ रखकर उठी थी। मैंने फिर बेडशीट चेंज की। जैसे ही मैं तकिए पर साइड को करवट लेकर लेटी थी, अब रात का आखिरी पहर होने को था। आंखें नींद से लाल हो रही थी। रतन तो कब का सो चुका था। जब अपने बराबर लेटे रतन पर मेरी नजर पड़ी तो वह सुकून से सो रहा था। उसे तो जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कोई उसके बगल में आने वाली लड़की जो ना जाने अपनी जिंदगी में कितने सपने लेकर आई थी, वह एक ही पल में उसके सारे सपनों को एक ही झटके में मसल कर रख चुका था। खुद वह अब इतने आराम से कैसे सो सकता है? मेरी तो आंखों से आंसू बराबर बहे जा रहे थे और रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे। मैं तकिए पर सर रखकर आंखों के साथ छत की तरफ देखकर उन पलों को याद कर रही थी जब पहली बार रतन ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था। तब मैं भी कॉलेज में थी। उस दिन जब मैं कॉलेज से घर वापस आ रही थी, उस दिन मुझे लेने के लिए रतन आया था। मैं भी उस वक्त उसके साथ गाड़ी में बैठी थी। रतन ने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, जानती हो बेला, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। मम्मी तो मुझसे शादी का कह रही है, लेकिन मैं तुम्हारी पढ़ाई होने का इंतजार करूंगा। रतन के इस तरह के इजहार पर मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैं शर्माकर अपना हाथ उससे पीछे छुड़वा रही थी और सीधा होकर बैठ गई। एक दो बार हमने एक दूसरे को बड़ी गौर से देखा था। मैं तो कम उम्र की थी। रतन मेरे ही पड़ोस में रहता था और उसको हम बहुत अच्छे से जानते थे। पहली बार मोहब्बत परवान चढ़ने लगा था। मैं तो अब हर वक्त रतन के ख्यालों में गुम रहने लगी थी और मौसम भी आज बिल्कुल अलग हो रहा था। मैंने तो अब ग्रेजुएशन भी कर लिया था और छत पर अपनी छोटी बहन सुलेखा के साथ मौसम का आनंद ले रही थी। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। मैं तो पहले से ही बारिश को देखकर वैसे ही दीवानी हो जाती थी। मैं तो बारिश में झूम रही थी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज मेरी किस्मत का फैसला हो जाएगा। जब मेरी माँ ने मुझे जोरदार आवाज से बुलाया था, बेलाश सुलेखा बेटी जल्दी से नीचे आ जाओ, देखो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी आंटी आई है। मैं तो आंटी की दीवानी थी। हम दोनों जल्दी से नीचे आए। सीढ़ियों से उतरती हुई मुझ पर जैसे ही रतन की नजर पड़ी तो उसकी आंखों की चाहत और ज्यादा निखर पड़ी थी। मैं बारिश में भीगने की वजह से मेरा कपड़ा मेरे बॉडी से चिपका हुआ था। मैं भरपूर जवान लड़की हो गई थी। मेरी माँ ने हम दोनों को इशारा किया कि जाओ कपड़े बदल कर आओ। मैं जल्दी से कपड़े बदल कर आ गई। अपनी आंटी के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहने लगी, आंटी
मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। आप पड़ोस में होते हुए भी हमारे घर कभी नहीं आती। आंटी भी कहने लगी, तो तुम लोग कहाँ भला रोजाना हमारे घर के चक्कर लगा लेते हो? कई महीने हो जाते हैं, कभी तुम लोग नजर नहीं आती हो, और वैसे भी आज तुम्हारे सारे शिकायतें दूर करने आई हूँ, और अब आंटी और बच्चों की दूरी खत्म करने के लिए ही आई हूँ। मेरी माँ अपनी सहेली आंटी के दिल की बात को अच्छे से समझ चुकी थी। फिर मैंने आंटी के लिए चाय का इंतजाम किया, अच्छे से टेबल को सजाया। मैंने और मेरी बहन सुलेखा ने मिलकर, और तभी रतन के माँ बाप दोनों ने मिलकर बात की शुरुआत की थी। इनकी बात सुनते ही मेरी माँ पापा की तरफ देखने लगी। फिर पापा कहने लगे, वासुदेव साहब और कमला देवी, देखिए हम रतन के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, मगर जब अपने ही पड़ोस में इतनी प्यारी बच्ची हो तो हमें दूसरी लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है? और हमें तो आपकी बेटी बहला रतन के लिए बहुत पसंद है। हम तो यह रिश्ता पहले ही कर देना चाहते थे, मगर रतन ने ही हमें रोका हुआ था कि कहीं मेरा रिश्ता ले जाना हमारी शादी बेला की पढ़ाई में रुकावट न बने। भगवान की कृपा से बेला ने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, तो इसलिए हम उसका रिश्ता लेकर जल्दी ही तुम्हारे चौखट पर आ गए हैं। रतन तो परिवार में एक सुलझा और पढ़ा लिखा और बाप के बिजनेस का इकलौता वारिस है, तो कोई भी मेरे बेटे को रिश्ते से मना नहीं कर सकता। मेरे पापा ने एक नज़र मेरी माँ की तरफ देखा था, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं तो अपने रिश्ते की बातें सुनकर शर्म के मारे किचन में घुस गई थी। सुलेखा मेरे पीछे आकर कहने लगी, अरे बेला, मुझे तो पहले से ही दाल में कुछ काला लग रहा था। अच्छी बात है, पूरी दाल ही काली होने से पहले अच्छे तरीके से सब कुछ सेट हो जाएगा। मैंने पीछे मुड़कर उसको एक थपकी लगाई और उससे कहने लगे, तुम कैसी बहन हो? अपनी ही बहन का मजाक उड़ा रही हो। यहाँ पर मैं आपका मजाक थोड़ी उड़ा रही हूँ, मैं तो आपकी खुशी में खुश हूँ। आपको इस रिश्ते की बधाई देने आई थी। अब तो आप इस घर से विदा होकर चली जाओगी। अब तो पूरे कमरे में मेरा कब्जा हो जाएगा। मैं सुलेखा को आंखें दिखा रही थी। फिर हम दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गई। फिर मेरे पापा भी इस रिश्ते को मानते हुए कहने लगे, रतन तो हमारा बहुत ही होनहार बच्चा है, हम कैसे इस रिश्ते से मना कर सकते हैं? और हम दोनों का रिश्ता पक्का हुआ। फिर जैसे ही रिश्ता पक्का होने को थी, रतन ने यह बात सुनी तो रतन अपने ड्राइवर को जोर से आवाज दी और गाड़ी में पड़ी हुई मिठाई की टोकरी लेकर अंदर आ गए। सबका मुंह मीठा किया। अब रतन भी बहाने से उठकर किचन में आया था, जहां पर मौजूद थी, और किचन की सेल्फ के साथ टेक लगाए खड़ा बराबर मुझे देखने लगा। मैंने तो शर्माकर अपनी नजर नीचे कर ली। कहने लगा, ओहो, अभी से इतनी शर्माहट देखो, अब तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तो तुम्हें मुझसे शर्माने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अपने होने वाले पति का नाम बहुत प्यार से लेना। मैं अब मुस्कुराकर चुप हो गई थी। वह 2 कदम आगे बढ़कर बिल्कुल मेरे पास आ गया। मेरी सांस पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते कहने लगा, आज रिश्ता लेकर आया हूँ, अगली बारात लेकर आऊंगा, तुम बिल्कुल तैयार रहना। मैं बोली, इतनी भी क्या जल्दी है? कहने लगा, तो देर करने की वजह भी कोई नहीं, बहुत इंतजार किया है तुम्हारा, तुम्हें पाने के लिए बहुत तड़पता हूँ। अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, और मेरी इतनी तड़प मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से मुझसे शादी करके मेरी पत्नी बनकर मेरे कमरे में मेरी बाहों में आ जाओ। मेरी बाहें तुम्हारे जिस्म के लिए तरस रही है। वह उसके आगे और बढ़ता सुलेखा कहने लगी, रतन जीजू। वह शर्म के मारे पीछे हटा। कहने लगा, सुलेखा, एक तो तुम्हें कबाब में हड्डी बनने की बहुत जरूरत पड़ गई है। भाई, मैं तो बर्तन लेकर आ रही थी, मुझे क्या पता इधर लैला मजनू का किस्सा शुरू हुआ पड़ा है। यह कहती बर्तन रखकर बाहर निकली। तब तक रतन भी किचन से बाहर निकल चुका था। रतन की माँ ने रतन को अंगूठी दी, जो उसने उसी वक्त मुझे पहना दी। यूं दोनों का रिश्ता पक्का हुआ था और 1 महीने के बाद शादी की तारीख तय हुई थी। रतन अपनी बातों के हिसाब से 1 महीने के बाद बारात लेकर पहुंच चुका था और मुझे विदा करवा के साथ लाया था। मेरे दिल में अपनी शादी को लेकर, रतन को लेकर जो जज्बात थे, पहली रात ही सब कुछ रौंद कर रख चुका था। मैं तो बहुत अरमान सजा कर आई थी। खैर, मैं खुद को तसल्ली देती कहने लगी
क्या पता ऐसा होता होगा और पहली बार अपने पति के पास आने से सबको ऐसा ही तकलीफ होता होगा। शायद रतन सही कह रहे हैं, यह हर लड़की को ही होती होगी। फिर मैं कहने लगी, मगर रतन को क्यों एहसास नहीं हुआ? उन्होंने क्यों मुझे इतनी बेदर्दी से छुआ था? मैं रो रही हूँ, उन्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? वह तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना। यह सोचते ही सुबह हो गई थी। मेरे कानों में मंदिर की भजन की आवाज पड़ी। मैं उठकर वॉशरूम में बंद हुई थी, नहाकर निकली, अच्छे से दुपट्टा लिया और पूजा करने खड़ी हो गई। नई जिंदगी की नई सुबह की शुरुआत थी। मैं बहुत उदास थी। जैसे ही मैं बेड के पास हुई, रतन ने आधी खुली आंख के साथ मुझे देखा। नहाकर मेरा रूप और ज्यादा निखर आया था, पर मेरी कंडीशन बहुत खराब थी। मेरे गीले बाल मेरे कमर पर बिखरे हुए थे, जिन्हें देखकर रतन के जज्बात फिर से जाग उठे थे। उसने मुझे बाजुओं से पकड़कर खींचा, अपने सीने से लगा लिया, मगर मैं चुप थी, जैसे बेजान जिस्म हो। रतन कहने लगा, क्या हुआ? मेरी नई नवेली दुल्हन को इतनी उदास क्यों हो? बिना कुछ कहे चुप से उसके सीने पर लेटी रही। वह एक झटके से मेरे ऊपर उड़ता कहने लगा, क्या बात है? एक ही रात में तुम्हारी बस हो गई। अभी तो बस दिन रात यही सब होगा, फिर क्या करोगी? कांपते होठों के साथ कहने लगी, रतन आप बहुत बुरे हैं। लगा मैं बुरा हूँ। वह मेरे चेहरे पर झुकने लगा, मगर मैंने अपने हाथ आगे करके रतन को रोक दिया। मगर रतन कहाँ रुकने वाला था। वह एक बार फिर से मुझ पर हाथ डालने लगा। रतन तुम्हें भगवान की कसम है, हाथ का दर्द अभी तक मेरे जिस्म से नहीं गया है। यह बहुत मुश्किल है। ऐसे रहा तो तुम्हें कुछ दिन से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वह कहने लगा, क्या मतलब? क्या मतलब? मैं बुरा इंसान हूँ और तुम्हारे साथ यह सब कर रहा हूँ। शादी का मतलब यही होता है। तुम तो बिल्कुल एक अनजान लड़की बन रही हो, छोटी सी बच्ची बन रही हो। फिर एक पल में मुझे खींचकर नीचे किया और अपनी हैवानियत फिर से शुरू कर दी। मैं फिर से आंसू बहाने लगी। फिर गुस्सा होकर कहने लगा, जितनी तुम नाजुक बन रही हो ना, उतनी हो नहीं। 22 साल तुम्हारी उम्र है। कानूनी तौर पर भी लड़कियां 18 साल में बालग हो जाती है और 18 साल में उनकी शादी कर दी जाती है, बल्कि उससे भी कम उम्र में। तो क्या वह सब बर्दाश्त नहीं करती? इसलिए यह रोने धोने वाली नाटक और ड्रामा मेरे सामने मत करो। मुझे ऐसे वैसे बातों से बहुत गुस्सा आता है। और हाँ, रोने वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं जो उसके बदलते हुए रंग देखकर चौंक गई थी। क्या हो जाता है रतन को एक पल में? रतन का इतना नरम शब्द और फिर दूसरे ही पल में वह इस तरह मुझसे ट्रीट करता है, जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बस एक जिस्म का टुकड़ा हूँ, जैसे वह जब चाहे इस्तेमाल करेगा। क्योंकि रतन के दिमाग के नजदीक यही था कि औरत मर्द के सुकून के लिए ही होती है, तो बस मर्द फिर उसे जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे, और शायद मुझको इस्तेमाल ही तो कर रहा था। उसने ना तो मेरे जज्बात की कोई परवाह की, ना मेरी आंखों से बहते आंसू देखे, ना मुझे मोहब्बत से अपने भरोसे में लिया था। मेरे लाख कोशिश के बावजूद भी वह मुझ पर बहुत सख्ती और हैवानियत करता रहा। वह मेरे जिस्म पर जगह निशान छोड़ चुका था, जो पहले से ही निशान पड़े हुए थे। अभी उस दर्द को पहले से ही संभाल नहीं पा रही थी। अब तो मुझे दर्द इतना हो गया था कि मैं दर्द से निढाल हो गई थी। उसे सब ड्रामा ही लग रहा था कि मैं रो रही हूँ, ड्रामा कर रही हूँ। कोई लड़की इस तरह नहीं करती जैसे मैं कर रही हूँ। वैसे हर लड़की तो रोने नहीं बैठ जाती, बस वह यही समझ रहा था कि नाजुक बनने की कोशिश कर रही थी। वह पूरी तरह रिलैक्स हुआ और जाकर फ्रेश होने लगा। तब तक मैं बेड पर पड़ी हुई थी और मुझे यूं बेड पर देखकर कहने लगा, क्या हो गया जाने मन, इतना भी क्यों नाजुक बनी पड़ी हो? पहली बार तो थोड़ा दर्द होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल चुप से बेड पर पड़ी रह जाओ। बेड से उठो और जाकर नहा लो। आज हमारी शादी की पहली सुबह है और मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं चीख चीख कर सबको बता दूं और एक पल में ही कमरे में तहसन हंस कर दूं, मगर मैं मजबूर थी, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। रतन तो तैयार होकर कमरे से निकल गया था। फिर मेरी सास रतन से पूछने लगी, अरे भाई, मेरी बहू कहाँ पर है? बेला नजर नहीं आ रही।
वह बड़े मीठे शब्दों में कहने लगा, माँ वह अभी तैयार हो रही है, अभी थोड़े ही टाइम में आती होगी। मैंने सोचा तब तक आप लोगों से मिल लेता हूँ। ठीक है, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। यह कहकर किचन में चली गई और मैं यहाँ खुद को वॉशरूम में बंद किए अब फूट फूट कर रोने लगी थी। कल रात से मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मैं अपने पेट पर हाथ रखकर दर्द से रो पड़ी थी, मगर रतन को तो यह सब ड्रामा ही लग रहा था। मैं शीशे में खड़े होकर अपने आप को कहने लगी, कहीं मैंने जल्दीबाजी में कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। लेकिन रतन तो मेरे ही पड़ोस में रहता था और आंटी का लड़का था। मैं उसे अच्छे से जानती थी, वह क्यों मुझे इतनी परेशानी दे रहा था। मैं तो बचपन से उसे चाहती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि रतन ऐसा हो सकता है। तो इतने से दर्द को लेकर भी रतन घबरा जाता था, लेकिन अब तो उसने खुद ही अपनी हैवानियत से मुझे दो चार कर दिया था। उसे जरा भी मेरा एहसास नहीं हुआ था। जब मैंने अपना जिस्म देखा तो जगह जगह पर नील पड़े हुए थे। रतन के हैवानियत के निशान थे। कहाँ कहाँ उन निशान को छुपाती। मेरी गर्दन तो ऐसी थी जैसे किसी वैसी दरिंदे ने काट खाया हो। खैर, मैं अपनी तकलीफ को भूलकर नहाकर बाहर निकली थी। मैं अब तैयार होने के लिए ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी। मेरा तो अब दिल कर रहा था कि मैं जोर जोर से रो दूं, ऊंची आवाज से दहाड़े मारकर रोऊं, लेकिन मैं यह नहीं कर सकती। मैं तो नई नवेली दुल्हन थी, अपनी सास के घर ऐसा कैसे कर सकती थी। और वैसे भी दुल्हन तो शादी के दूसरे दिन सज सवर कर सब बड़ों के पैर छूती है। अगले दिन रिसेप्शन होता है, स्टेज पर आना होता है और सबको बताना होता है कि हम शादी के बाद कितने खुश हैं। मैं अभी तैयार हो रही थी, तभी रतन कमरे में दाखिल हुआ। रतन को कमरे में आते देख मेरा दिल जैसे एक पल के लिए बंद होने लगा था। कहाँ मैं इतने सपने सजाए उसके कमरे में आई थी। अब एक ही रात में रतन के साए से भी डरने लगी थी। वह अंदर आया तो मेरी तरफ देखता, वह पीछे आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अब मैं उसके पकड़ में इतनी तकलीफ महसूस कर रही थी। रतन, छोड़ दो मुझे, यह क्या कर रहे हो? लेकिन वह फिर भी धीरे से मेरी गर्दन को चूम ही गया था। वह मेरे कंधे पर सर रखकर कहने लगा, क्या तुम नाराज हो? मैंने कहा, रतन मैंने ऐसा कब कहा? मैं तुमसे नाराज हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो। यह देखो मैं बाहर कैसे जाऊं? तुमने मेरे जगह जगह गर्दन पर निशान छोड़े हुए हैं। मैं कैसे यह सब कुछ छुपाऊं? अब मुझे स्टेज पर भी जाना है और मेरी हालत नहीं हो रही कि मैं स्टेज पर जाऊं। मेरा तो बिस्तर से उठने का मन भी नहीं कर रहा। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है। रतन मुझ पर भड़क उठा था, कहने लगा, तुम पहली औरत हो जो इस तरह से कह रही हो। मेरे दोस्तों की शादी हुई थी, ऐसा मैंने कभी सुना ही नहीं कि कोई औरत इतनी शिकायत कर रही है। और अगर तुम्हें यह सब नहीं करना था तो तुम शादी से ही मना कर देती। रतन ने मेरी एक नहीं सुनी और यह सब बोलता हुआ दरवाजे से बाहर चला गया। वह मुझसे अब बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। मुझे उसकी नाराजगी से भी कुछ लेना देना नहीं था। मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। तभी रतन की चाची की लड़की मेरे कमरे में आई और वह मेरी हालत देखकर घबरा गई थी। उसने कहा कि मैं अभी जाकर आंटी से बात करती हूँ और तुम्हारी कंडीशन के बारे में बताती हूँ। तुम स्टेज पर ना जाओ तो अच्छा होगा, तुम आराम करो। जब सीमा मेरी सास को अंदर बुलाकर लाई, उन्होंने मेरी हालत देखी तो वह घबरा गई। कहा, ठीक है, तुम्हें स्टेज पर जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहीं बैठो, तुम्हारी यही मुंह दिखाई हो जाएगी। और उन्होंने जल्दी से मुझे दवा दिलवाई और तुरंत शाम को ही मेरी विदाई कर दी। मैं अपनी माँ के घर आ गई थी, पर मैं बहुत बुरी हालत में थी। फिर मैं अपनी सहेली से अपनी सारी बातें शेयर की। वह भी शादीशुदा थी। उसने कहा कि यह बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ। उसने तुम्हारे जिस्म को बिल्कुल नोच डाला है। मुझे लगता है तुम्हारे पति को डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसे बीमारी है। और फिर यह बात धीरे धीरे घर में सभी को पता चल गई। पर यह बात रतन मानने को तैयार नहीं कि उसे कोई बीमारी है। वह मुझसे नाराज हो गया था कि मैंने अपने बेडरूम की बातें सबको बताई है।
बहुत ज्यादा नाजुक बनने की कोशिश कर रही हूँ। उसने कहा, मैं ऐसा ही हूँ। अगर मेरे साथ तुम्हें रहना है तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। तुम अपनी नाजुक शरीर लेकर अपने माँ बाप के घर में पड़ी रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं। उसके माँ बाप ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन वह किसी की बात सुनने को राजी नहीं, ना ही डॉक्टर से मिलने को तैयार था। वह कहता था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यह लड़कियों के ड्रामे हैं। रतन ने दोबारा मुझसे कभी बात करने की कोशिश नहीं की। उसके मम्मी पापा मुझे कितनी बार बुलाने आए, पर मुझे बहुत डर महसूस हो रहा था, क्योंकि अब तो मेरे साथ गुस्से में ना जाने वह क्या कुछ करता। जब उसने मोहब्बत में यह सब किया था, मेरे मम्मी पापा भी इस बात को स्वीकार कर चुके थे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम डिवोर्स ले लो, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। पर मैंने तो रतन से बहुत मोहब्बत की थी। मुझे नहीं पता था वह बीमार है, और उसने कभी अपनी बीमारी स्वीकार नहीं की। आखिरकार मैंने डिवोर्स ले लिया। 1 साल के बाद मेरी मम्मी पापा ने मेरी दूसरी शादी कर दी। मेरा दूसरा पति सुबोध कुमारा नहीं था। उसकी पहले एक शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी किसी और से मोहब्बत करती थी, जिसकी वजह से उसका तलाक हुआ था। वह इंसान भी धोखा खाया हुआ था और मुझे भी प्यार में धोखा मिला था। जब सुबोध के साथ मेरी शादी हुई और मैं विदा होकर सुबोध के घर आ गई, उसके पापा नहीं थे। उसके पापा की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। सुबोध की माँ थी और 2 बहनें थी जो शादीशुदा थी। जब मेरी सुबोध के साथ सुहागरात थी, सुबोध मेरे कमरे में नहीं आया था। सुबोध की शादी उसकी माँ और बहन ने जबरदस्ती करवाई थी। अपनी माँ और बहन के कहने में उसने मुझसे शादी तो कर लिया था, लेकिन उसके दिल में अभी भी उसकी पहली पत्नी बसती थी जो उसे धोखा देकर चली गई थी। मैंने सारी रात उसका इंतजार किया, लेकिन वह कमरे में नहीं आया। मेरी भी आंख लगी, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मेरी नंद ने मुझे जगाया। वह जान गई थी कि सुबोध मेरे कमरे में नहीं आया था। वह मुझे पहले ही समझाने लगी थी, तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, अभी उसके दिल में उसका कुछ जख्म ताजा है। मैंने भी कुछ ना कहा। मुझे भी ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं थी। मैं भी अपने पहले पति रतन को बहुत याद कर रही थी, उसके सारे जख्म को याद कर रही थी। इसी तरह शादी को 15 दिन बीत गए। वह अच्छी जॉब करता था, बात करने में भी बहुत अच्छा था। मैं दूर से उसे देखा करती थी। वह अपनी माँ और बहन की बहुत इज्जत करता था। उस दिन बारिश बहुत तेज थी। मुझे बारिश बहुत पसंद थी। तभी सुबोध उस रात बहुत देर से घर आया था। उसके दोस्त के यहाँ पार्टी थी, जहाँ उसको बहुत देर हो गई थी। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया था। मैं गहरी नींद में थी। जब सुबोध अंदर आया था, वह अपना लैपटॉप अंदर रखने आया था। तभी उसकी माँ भी जाग गई थी, नहीं तो वह रोज कमरे से बाहर जाकर सोफे पर सोता था। आज खुद उसकी माँ सोफे पर सो रही थी। मजबूरन उसे मेरे पास सोना पड़ा। जैसे ही वह मेरे पास आकर लेटा, मेरी आँख खुल गई थी। मैं उससे पूछ बैठी, क्या मैं आपको पसंद नहीं? उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छी है। आपको मेरे बारे में पता ही है और मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। हम दोनों का दुख एक जैसा है। तो फिर मैंने तुरंत कहा, तो फिर दोस्ती कर लेते हैं। उसने भी कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल बना सकूं। इसी तरह मेरी शादी को 2 महीने बीत गए। अब सुबोध मुझसे बहुत अच्छे से बात करता था। एक दिन वह बिल्कुल मेरे नजदीक हुआ और मेरे गर्दन को देखने लगा, जहां बहुत गहरा निशान था। सुबोध कहने लगा, तुम्हारा पहला पति जानवर था क्या? क्या कोई इतना इंसान को तकलीफ पहुंचा सकता है? जहां निशान था, उसने अपने होंठ रखा। ऐसा मालूम हुआ जैसे वह फूल को छू रहा है। उसने बड़े प्यार से होंठ वहां रखे थे। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और मैं उसके सीने में मुंह रखकर रो पड़ी थी। वह मेरे आंसू पोंछता गया। सुबोध ने कहा, मैं तुम्हारे सारे जख्म भर दूंगा, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें मोहब्बत की जरूरत है और मैं तुम्हें मोहब्बत से सींचूंगा।
उसने धीरे धीरे मेरे पूरे जिस्म को चूमना शुरू किया। जिस मोहब्बत की मुझे जरूरत थी वही सुबोध मुझे दे रहा था। मैं सुबोध के इस तरह मोहब्बत करने पर खुद को उसके हवाले कर दिया और सुबोध ने उस दिन पहली बार मेरे जिस्म का दीदार किया था और हम दोनों दो जिस्म एक जान हुए थे। हर रात वह मुझे बड़ी प्यार से समेटता था। मैं उसकी मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो जाती थी। सुबोध बहुत ही अच्छा इंसान था। बातों से भी हम दोनों आधी आधी रात तक बातें करते। हम दोनों की पसंद एक जैसी थी। हम दोनों की चाहत एक जैसी थी। मैं सुबोध के बच्चे की माँ बनने वाली थी और सुबोध बहुत खुश था। मेरा 6ठा महीना था। मैं अपने मायके आई थी। सुबोध मुझे छोड़ने आया था। तभी मेरी नजर रतन पर पड़ी। एक पल को उसके तन बदन में आग लगी थी क्योंकि रतन की दोबारा कहीं शादी नहीं हो पाई थी। उसने किसी बच्चे से खबर भिजवाई थी। वह मुझसे मिलना चाहता है और मुझे रतन की शक्ल से भी नफरत हो गई थी। मुझे माँ ने बताया था उसकी कहीं शादी नहीं हो रही। मैं जब भी अपनी मायके आती तो रतन मुझसे मिलना चाहता था। मैं अपने दूसरे पति सुबोध से मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके मोहब्बत को कभी रुस्वा नहीं होने दूंगी। मैं जब भी अपने मायके आती तो हमेशा खबर भिजवाता। वह मुझसे मिलना चाहता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या मैं रतन से मिल सकती हूँ या नहीं? मैंने यह बात अपने पति सुबोध को भी बताया था। मेरे पति को कोई ऐतराज नहीं। अगर तुम्हारा दिल उसके तरफ से साफ है तो तुम मिल सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन क्या पता वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो, तुम्हें बदनाम करना चाहता हो। सुबोध कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और ना ही तुम्हें किसी से बदनाम होते देखना चाहता हूँ। उसने मेरी इच्छा पर छोड़ दिया है। इसी वजह से मैंने अपने मायके जाना भी बंद कर दिया है। मेरा ससुराल काफी दूर है और मैं बहुत कम ही अपने मायके जाती हूँ। माँ से फोन पर ही बात करती रहती हूँ। मुझे वहाँ जाने से बहुत डर लगता है। अब मैं सुबोध के बच्चे की माँ बन गई हूँ। मेरा बच्चा 6 महीने का हो चुका है। मेरा बेटा हुआ है। आप लोग बताइए, क्या मुझे अपने पहले पति रतन से मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर लिखिएगा और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।